हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसका हम लोग परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। और उस पर बेस देखेंगे कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बनता है। तो आज के क्लास में आपको सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, इन सब का हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, प्रोसेस काफ़ी आसान है, बहुत आसान प्रोसेस है। अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते फिर भी आप इसका आंसर दे लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी आप इसका आंसर दे सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट के जरिए। मोल कॉन्सेप्ट क्लास 11th में ये स्टार्टिंग में पढ़ेंगे आप लोग जी, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो उसके जरिए आप सारे का सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे टॉपिक्स है, कुछ स्पेसिफिक नेम है, तो वो नेम से आप लोग डरेंगे नहीं, इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ा देते हैं ताकि आपका ये टॉपिक बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और आप लोग को सारे के सारे जो नेम होते हैं, स्पेशली नेम जैसे लिविक्स कम्बसन मेथड है ना, इस तरीके का नेम्स होगा, ठीक है ना। तो इन सब तरीके का नेम्स से आपको रूबरू करा देंगे कि इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है। ड्यूमास प्रोसेस जैसे हो गया, जैसे जेल्धाल्स प्रोसेस हो गया, समझे ना। ये सब जो कुछ स्पेसिफिक नेम है ना, तो इन सब के बारे में आप लोग को रूबरू करा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। जो कि आपको किस रूप में जाना जाएगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी स्पेसिफिक आपको एलिमेंट्स होगा उसका कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, इसी का हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला जो आपका है जी, देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो प्रेजेंट है एलिमेंट उसका परसेंटेज कंपोजिशन पता करने वाले हैं कि कितना परसेंट के रूप में आपका क्या होगा, ये एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपको सबसे पहले क्या यहाँ पे एस्टिमेशन जो है ना वो क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या होगा, कैलकुलेशन यहाँ पे आपको सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। बहुत आसान प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले लेंगे और हॉट कॉपर ऑक्साइड के ऊपर में प्लेस करेंगे, जैसा कि कल के क्लास में किए थे जी, है ना। और फिर उसको क्या करेंगे हम लोग जी, उसको क्या करेंगे, हॉट कॉपर ऑक्साइड के ऊपर प्लेस किए हैं तो ऊपर फिर वहाँ पे क्या बनेगा आपका जी, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होकर के CO2 में वाटर वेपर में बनेगा, ठीक है ना। अब CO2 में आपको CO2 के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कि आपको मास ऑफ कार्बन कितना निकलेगा, जिसका पूरे कंपाउंड का मास पता ही रहेगा, ठीक। बता रहे थे कि कॉपर ऑक्साइड के ऊपर में क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को रख करके उसको बर्न करेंगे, CO2 गैस निकलेगा, H2O वेपर निकलेगा। अब वहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि CO2 के अंदर में कितना कार्बन का अमाउंट रहेगा, उस बेसिस पर लोग क्या कर सकते हैं ना, पता कर सकते हैं, है ना। उस बेसिस पे पता कर सकते हैं कि कंपाउंड में कितना परसेंटेज क्या होगा, कार्बन का होगा। तो चलिए प्रोसेस को मूव करते हैं। देखिएगा ध्यान से सब लोग, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज डिटरमाइंड बाय द मेथड्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। देखिए, आपको यहाँ पर जो है ना, जो परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन का, वो किस मेथड के द्वारा निकालते हैं, तो उसका नाम है लिविक्स कम्बसन मेथड, ठीक है ना। लिविक्स कम्बसन मेथड। इसमें क्या करेंगे, और नोन मास ऑफ कंपाउंड, मतलब क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ नोन मास रहेगा, जैसे 2 ग्राम रहेगा, 3 ग्राम रहेगा या 5 ग्राम रहेगा, है ना। आपको कुछ सर्टेन मास रहेगा दिया हुआ, उसको क्या करेंगे ना हम लोग, उसको हीटेड विथ, है ना, हीटेड विथ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में या कॉपर ऑक्साइड के सरफेस के ऊपर में क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा कि कार्बन जो भी रहेगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्रेजेंट, वो CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो रहेगा ना आपका प्रेजेंट जो रहेगा आपका जी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, वो H2O में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे कि जैसे CO2 जो रहेगा ना वो एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, किसमें, जबका तो KOH के सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, CO2 जो रहेगा वो KOH के सॉल्यूशन में क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, ठीक है। व्हाइल H2O वेपर्स आर एब्जॉर्ब्ड इन एनहाइड्रस CaCl2। एनहाइड्रस CaCl2 में क्या होगा आपका जी, कौन आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा आपका जी, तो वाटर वेपर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो वहाँ से क्या कर सकते हैं आप, परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कि जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना होगा तो उसको निकालने का देखिए तरीका क्या होता है। जैसे आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो कुछ नहीं है, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका जी, मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100%।
अब ये मास ऑफ कार्बन कैसे निकल के आएगा जी, ये मास ऑफ कार्बन कैसे निकल के आएगा, तो देखिएगा आपको सारा मास किस में कन्वर्ट हुआ है, CO2 में कन्वर्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल लेंगे, ये पता चल जाएगा जी। ठीक है ना जी, मतलब आपको मास ऑफ कार्बन चाहिए तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, हम लोग निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, निकाल लेंगे आराम से। अब जानते हैं कि एक CO2 में एक ही कार्बन एटम होता है जीव का, है ना, एक CO2 में क्या होता है, एक ही कार्बन एटम होता है। तो एक मोल CO2 में कितना मोल कार्बन एटम होगा आपका जी, एक मोल कार्बन एटम होगा, और एक मोल कार्बन एटम का मास कितना होता है, 12 होता है। तो आप आराम से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो मास ऑफ कार्बन एटम निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत है जी, मास ऑफ कार्बन पता रहेगा, पूरे कंपाउंड का मास जो आप लिए थे सैंपल के रूप में वो पता रहेगा, 100% करेंगे निकल जाएगा आपका यहाँ से। अब उसी तरीके से मास ऑफ हाइड्रोजन चाहिए तो क्या करेंगे जी, मास ऑफ, अगर हाइड्रोजन चाहिए तो वहाँ पे भी सेम प्रोसेस लगा देंगे जी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन चाहिए तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू क्या होगा, तो मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन। अब मास ऑफ हाइड्रोजन चाहिए तो कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग जी, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या करेंगे हम लोग जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल लेंगे तो उसमें क्या है कि आपको कितना, देखिए अगर मान लीजिए 1 मोल H2O की बात करेंगे, अगर 1 मोल H2O की बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना रहेगा, 2 मोल रहेगा। अरे H2O है ना जी, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 1 मोल में कितना होगा आपका जी, 2 मोल हाइड्रोजन एटम रहेगा। तो आराम से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सबसे पहले, ठीक है ना। तो ये क्या निकल के आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम निकल के आ गया। और एक हाइड्रोजन मोल का मतलब एक हाइड्रोजन आपका ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास जो होता है कितना होता है, 1 ग्राम होता है अप्रॉक्स में। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देख सकते हैं आपका जी। तो इसके प्लेस पे मास ऑफ हाइड्रोजन के प्लेस पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 × 2 × 1। तो वही चीज़ लिखा गया यहाँ पे देख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू तो मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 44। अगर आप CO2 के मास में 44 से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, अगर मास ऑफ CO2 में डिवाइड करते हैं 44 से तो क्या निकल के आया, नंबर ऑफ CO2 निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। अब देखिए आपका क्या जी, एक मोल में एक ही मोल आपका क्या जी कार्बन एटम है कि नहीं जी, है ना। तो आपको एक मोल का मास कितना होता है, 12। तो वही नहीं बताए थे जी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकाल देंगे CO2 और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई पूरे मास का पूरे कंपाउंड का मास, ठीक है। अभी इस पर अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे, देखिएगा सब लोग ध्यान से कैसा आपका न्यूमेरिकल आता है, समझे ना। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो सिमिलरली मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 18 क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकल के आएगा और इंटू 2 कर देंगे जैसा कि दिखाया आपका। तो वो मास ऑफ हाइड्रोजन निकल के आ गया, अब बाई मास ऑफ कंपाउंड। कोई दिक्कत है किसी को भी। अब चलिए इसका थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख लीजिएगा कैसे कैसे प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस का डायग्राम में मतलब डायग्राम देख लीजिए कि डायग्राम में कैसे अरेंज करके दिखाया गया है। चलिए यही आपका जी यहाँ पे। अब यहाँ से देखिएगा सबसे पहले इस प्रोसेस में क्या है, कॉपर ऑक्साइड है आपका जी, है ना, कॉपर ऑक्साइड है। इस पे इसके सरफेस के ऊपर में क्या रखा जाएगा आपका जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सब लोग जी, जैसे कि आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे आपका क्या है, प्लेटिनम बोट है। प्लेटिनम बोट में क्या है आपका जी, सैंपल रखा हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसको जलाएंगे, समझ बात ना, जो उसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे। कॉपर ऑक्साइड रहेगा, कॉपर ऑक्साइड के पैलेट्स है, वो क्या करता है, इसको क्या करेगा आपका, ऑक्सीजन यही प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। या फिर प्योर ड्राई ऑक्सीजन इधर से भी ला सकते हैं हम लोग जी, है ना, इधर से भी क्या कर सकते हैं, प्योर ड्राई ऑक्सीजन ला सकते हैं। कॉपर पैलेट रहेगा, मतलब कॉपर ऑक्साइड का रहेगा पैलेट यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, प्योर ड्राई ऑक्सीजन ला सकते हैं। ड्राई ऑक्सीजन लाना है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही लाना है और कोई अदर एलिमेंट नहीं लाना है, समझे ना। तो यहाँ से ला सकते हैं प्योर ड्राई ऑक्सीजन। तो ये आपको क्या होगा जी, सैंपल जो रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का बर्न होगा, बर्न होने के बाद ये आगे ट्रैवल करके जाएगा। अब यहाँ पे गया आपका जी, तो क्या होगा, एनहाइड्रस CaCl2 जो होता है ना, वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा, समझे बात जी। तो एनहाइड्रस CaCl2 क्या करेगा, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात क्या है, ये प्रोसेस है, चूँकि आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस समझना पड़ेगा। इसका पहले से आपको मास पता रहेगा। अब जैसे मान लीजिए इसका मास था कितना जी, 10 ग्राम मास था, पहले से नोन था, उस टाइम में कोई आपका इसके ऊपर में आपको कोई वाटर वेपर नहीं चिपका हुआ था, तभी तो है ये एनहाइड्रस। 10 ग्राम पहले से पता था। आफ्टर द रिएक्शन अगर इसका मास मान लीजिए हो गया 11.2 ग्राम, तो पक्का 1.2 ग्राम जो बढ़ा है ना मास, वही मास क्या होगा, वाटर वेपर इसके ऊपर में आके चिपक गया होगा।
कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना। और उसके बाद उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो देखिए अल्केलाइन आपका क्या है, मीन्स क्या KOH सॉल्यूशन है। अरे पोटासियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, ये क्या बेसिक मीडियम है। तो इसमें क्या होता है ना कि CO2 गैस क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाया करता है। CO2 गैस एब्जॉर्ब हो जाया करता है। तो CO2 गैस जो है ना इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब पहले से आपको मास पता रहेगा जी, KOH का मास पता रहेगा। अब मान लीजिए इसका मास था कितना जी, 20 ग्राम मास था। और जब आपको क्या आफ्टर रिएक्शन देखा गया कि इसका मास हो कितना 22 ग्राम हो गया, तो पक्का 2 ग्राम मास आपका बढ़ा है जी। तो 2 ग्राम मास किसके द्वारा बढ़ा होगा, तो CO2 जो गैस होगा वही आपका इसमें आकर के डिजोल्व हो गया होगा, इसलिए उसका मास आपका क्या बढ़ गया। तो यहाँ से पता चल गया CO2 का मास, यहाँ से पता चल गया 1.2 ग्राम किसका जी, आपका वाटर का मास, है ना। और पूरे सैंपल का मास पता ही था आपको, तो आप आराम से वहाँ से निकाल सकते हैं जी। सारा का सारा प्रोसेस जो फॉर्मूला बताए थे अभी जस्ट, जो अभी फॉर्मूला बताए थे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके और फटाक से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को भी, बहुत आसान प्रोसेस है कि नहीं जी। चलिए तो आप लोग को अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कराते हैं, सब लोग देखिएगा ध्यान से। लिखे तो क्वेश्चन आप लोग, बन गया होगा अविनाश, रोशनी बन गया।
उन लोग का मंथली एग्ज़ाम होगा ना जी, आप लोग का मंथली, उन लोग का बिहार बोर्ड अच्छा था। फालतू का परेशान कर रहा है। हो गया। चलिए अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि 0.92 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल जो है ना, सैंपल, तो सैंपल का आपको मास दे रखा है कितना, 0.92 ग्राम, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सैंपल था, है ना, सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड OC, उसका मास कितना दे रखा था आपका जी, 0.92 ग्राम, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है आपका जी, यहाँ पे एकदम ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना, वाज एनालाइज्ड बाय कंबशन मेथड, द इंक्रीज इन मास ऑफ द यू ट्यूब में जना वो क्या रहता है प्रेजेंट जब का, तो एनहाइड्रस CaCl2 रहता है प्रेजेंट। इसमें जो रहता है यू शेप का जो ट्यूब था वो क्या था आपका प्रेजेंट जी, तो एनहाइड्रस CaCl2, और एनहाइड्रस CaCl2 का काम होता है कि आपका जी वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने का, है ना, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने का। तो यूट्यूब में आपका मास बढ़ रहा है। फिर पोटास बल्ब में, पोटास बल्ब कहने का सेंस है पोटासियम हाइड्रोक्साइड का क्या रहेगा आपका जी, कंटेनर रहेगा, उसमें ही मास बढ़ रहा है, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ रिएक्शन वाज 1.08 ग्राम एंड 1.76 ग्राम। तो एनहाइड्रस CaCl2 में जो मास बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है आपका जी, 1.08 ग्राम। तो यहाँ पे मास ऑफ जो वाटर निकल करके आ गया, मास ऑफ जो H2O निकल करके आ गया वो 1.08 ग्राम निकल के आ गया, ठीक है ना जी। और फिर मास ऑफ आपको जो निकल करके आ गया किसका जी, तो CO2 का, क्योंकि KOH के सॉल्यूशन में पोटास है ना जी, पोटास बल्ब है ना, तो पोटास बल्ब में क्या होता है ना, आपको CO2 गैस क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो CO2 का जो मास निकल करके आ गया वो 1.76 ग्राम निकल करके आ गया। कोई दिक्कत है किसी को भी जी। तो अब आपको बोला जा रहा है परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन निकालने के लिए। बहुत आसान है जी। अभी देखिए हम लोग निकाल के दिखाएंगे जी, देखिए ध्यान से कैसे निकलेगा। तो परसेंटेज ऑफ अगर कार्बन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100%। तो मास ऑफ कार्बन कैसे निकल के आएगा जी आपका, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 पहले निकाल लेंगे, तो CO2 का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे जी, है ना। उसका देखिएगा एक मोल CO2 में एक ही मोल आपका क्या है, कार्बन एटम है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन पता चल जाएगा, फिर कार्बन के ग्राम मीटर के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना दे रखा था, NCO2, और उसमें एक CO2 मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम होता है, तो जितना मोल रहेगा CO2 मॉलिक्यूल का उतना ही मोल क्या रहेगा, कार्बन का भी रहेगा। अब उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए 1 से इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि इसमें क्या है, मात्र एक ही आपका क्या है, कार्बन एटम है। अगर ऑक्सीजन के लिए निकाल रहे होते तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ता हमको, ठीक है ना जी, क्योंकि जितना CO2 का आपका रहता है वो क्या कहते हैं उसको, मोल रहता है, उसका डबल क्या है, अब मोल किसका है जी, O2 का है, ठीक है। चलिए, और एक मोल का कितना होता है, 12 होता है मास। यहाँ से देख सकते हैं 0.92 इंटू कितना, 100। अब यहाँ से देखिए जिसका क्या होगा, ये कैसे निकलेगा, तो मास ऑफ CO2 निकाल के लाए तो जी 1.76, तो 1.76 डिवाइडेड बाई 44 इंटू कितना, 12 डिवाइडेड बाई 0.92 इंटू कितना, 100। ये इस प्रकार से निकल करके आया। अब देख सकते हैं ये डबल जीरो और ये कैंसिल हो जाएगा आपका जी, है ना। तो यहाँ से क्या बचा, 176 बचा। इसको 4 टाइम्स में आप कट कर ही सकते हैं जी आपका, है ना, 4 टाइम्स में कट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देख सकते हैं आपका जी ये कितना निकल के आएगा आपका, तो 48 और फिर बाय आपका क्या है 0.92। इसको डेसिमल को उड़ाते हैं तो फिर से आपका क्या 100 ऊपर में आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कार्बन का परसेंटेज, ठीक है। तो कितना निकल के आएगा आपका जी, यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं सब लोग, कितना निकल के आएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 4800 डिवाइडेड बाई 92
ये देख सकते हैं 52.17%, तो आपको 52.17% किसका निकल के आ गया, परसेंटेज ऑफ कार्बन। आप लोग का भी इतना ही आया होगा, ठीक है ना। चलिए ये निकल कर के आ गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं क्या जी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है आपका जी, 1.08 ग्राम ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए। तो क्या निकल के आएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई आपका मास ऑफ कंपाउंड हो गया, ठीक है ना, इंटू कितना होगा आपका जी 100। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इंटू एक मोल में H2O में 2 मोल होगा हाइड्रोजन का जिसका, तो n मोल H2O में 2 आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा आपका इसका जी, डबल इसका कितना हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का हो जाएगा, है ना, डबल हो गया। और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है आपका जी, 1 ग्राम होता है। तो ये टोटल मास निकल के आ गया किसका जी, हाइड्रोजन का मास निकल के आया। रश्मि आपको समझ आ रहा है ना, ये मास कैसे निकल रहा है। हाँ चलिए, कंपाउंड का मास कितना 0.92 है, इंटू कितना होगा 100 हो गया। तो यहाँ से देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो 1.08 था और इसका मास होता है क्या होता है 18 होता है, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.92 इंटू कितना होगा 100। यहाँ से देख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका जी, तो 6, तो 12 बाई ये कितना निकल के आएगा आपका जी कैंसिल हो जाएगा, तो 1200 और डिवाइडेड बाई 92 आ गया निकल करके। ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये कितना निकल के आ रहा है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जी, तो 1200 बाई 1200 और डिवाइडेड बाई 92 13.04, तो ये निकल के आ रहा है आपका जी 13.04%। और फिर निकालना आपका जी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए पूरा टोटल हो गया 100 आपका परसेंट, और उसमें से कार्बन का परसेंटेज घटा दीजिए और आपका किसका परसेंटेज घटा दीजिए, हाइड्रोजन का। तो कार्बन का परसेंटेज कितना था जी बताइएगा, 52.15। चलिए फिर आपका क्या था 13.04। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो ही वैल्यू आएगा वो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल के आ गया। तो यही आपका क्या होता है, मेथड होता है बनाने का क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नोट इसको करिए जल्दी से। प्रस्तुति हो गया था क्या, बना ली थे, आगे वाला नहीं, अगला समझना है कि नहीं आया, ऑक्सीजन नहीं समझना है। 3 आपका कंपोनेंट है ना जी, तो आपको 2 का दिया हुआ है, तो तीसरा का 100 में से घटा दें, टोटल मिला के 100% होगा। अरे वाह, तो समझदार है जी। हो गया क्या बहुत आसान चीज़ है ये, नहीं भी अगर पढ़ाएंगे ना तो आप लोग इसका क्वेश्चन बना लीजिएगा, समझे ना। लेकिन पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि नया नया जो नाम देखिएगा ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा ये कर देगा दिमाग में, मतलब उलझन पैदा कर देगा, ये तो पढ़े ही नहीं, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, समझे। हो गया, आगे बढ़े क्या रश्मि, बढ़े आगे, चलिए। चलिए हमारे पास नेक्स्ट है हैलोजन का एस्टिमेशन। हैलोजन का एस्टिमेशन करेंगे कि आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना परसेंटेज के रूप में आपका क्या रहेगा, हैलोजन रहेगा, उसका एस्टिमेशन करेंगे। देखिएगा सब लोग ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक्चुअली हम लोग कैरियस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कैरियस मेथड नाम पर है, कैरियस एक ट्यूब होता है ना, है ना, कैरियस एक ट्यूब होता है, उसी के नाम पे कैरियस मेथड इसका नाम पर है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जबकि अननोन मास ऑफ कंपाउंड इज हीटेड, जिस तरह से हम लोग क्या किए जी पिछले क्वेश्चन में हम क्या किए थे, जैसे 0.92 ग्राम ये थे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, उसी तरीके से कुछ नोन मास ले लेंगे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और उसको क्या करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ मिला करके और AgNO3 के साथ मिला करके उसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा ना, आपको यहाँ पे आपको बनेगा क्या, जिसका CO2 बनेगा, H2O बनेगा, तो इन सब का तो यूजुअल मेथड के द्वारा गायब कर देंगे इसको, बनेगा आपका, फिर क्या बचेगा आपका जी, तो AgX बचेगा। अरे Ag जो है ना आपका Ag, वही क्या करेगा आपके किससे कंबाइन करेगा आपका जी, तो Ag जो है ना कंबाइन करेगा किससे, तो वो आपको कंबाइन कर लेगा
किससे जी, हैलोजन से। हैलोजन से कंबाइन करके और प्रेसिपिटेट बना के नीचे बैठा देगा, समझे ना। फिर उसको आराम से फिल्ट्रेट करके क्लीन करके हटा लेंगे और फिर वहाँ से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो देखिएगा थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होने वाला है, ठीक है ना। तो अ नोन मास ऑफ कंपाउंड इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ AgNO3 कंटेन्ड इन अ हार्ड ग्लास ट्यूब नोन एज कैरियस ट्यूब। उसका नाम क्या है, कैरियस ट्यूब है ना। C and H आर ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2O। अब चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले रहे हैं किसको जी, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को, तो आपको उसका एक्शन तो देखने को मिलेगा ही। तो कार्बन जो रहेगा वो CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हाइड्रोजन जो रहेगा वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, समझे ना। द हैलोजन फॉर्म्स द कॉरेस्पॉन्डिंग AgX, इट इज फिल्टर्ड, ड्राइड एंड वेड, है ना। जो आपको हैलोजन प्रेजेंट रहेगा जी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो Ag के साथ कंबाइन करके क्या करेगा आपका जी, AgX का फॉर्मेशन कर लेगा। अब उसका जरा प्रोसेस देखिएगा जी, उसका प्रोसेस देखिएगा कैसे कैसे होता है। यही है कि आपको कैरियस ट्यूब, कैरियस ट्यूब में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे क्या जी, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेंगे इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को मिला देंगे अच्छी तरीके से, AgNO3 को मिला देंगे और फिर इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। वैसे भी हीटेड तो था ही, हीट करेंगे यहाँ पे, है ना। चलिए अब आगे प्रोसीड हम लोग करते हैं, देखिएगा ध्यान से कैसे कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे सब कुछ का। देखिए अब आपको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ X निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ X निकालना है तो क्या करेंगे जी, आपको X किसके साथ चला गया है, Ag के साथ चला गया। तो Ag के मास के बेसिस पे ही आपको पता चलेगा जी परसेंटेज ऑफ X, नहीं जी, Ag के मास के बेसिस पे ही पता चलेगा परसेंटेज ऑफ X। तो चलिए आपको यहाँ पे क्या रहेगा, परसेंटेज ऑफ X निकालना है हैलोजन का। तो कुछ नहीं है, आप आंख बंद कर इस फॉर्मूला को भूलिए, अभी क्या निकालना होगा, परसेंटेज ऑफ X कैसे निकलेगा, पूरे कंपाउंड का मास पता रहेगा, उसमें उस मास में टोटल आपको हैलोजन का मास कितना है। तो हैलोजन का मास मीन्स मास ऑफ हैलोजन डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास इनटू 100%, ऐसा ही करके निकलेगा आपको जी, है ना। तो वो हैलोजन का मास आप कैसे निकालेंगे, तो अगर आपको AgX का मास रहेगा पता, तब सबसे पहले उसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालिए। अब AgX के एक मॉलिक्यूल में हैलोजन का एक आपका एटम है जिसका, तो अगर आपके पास एक मोल रहेगा जी AgX का, तो उसमें 1 मोल रहेगा हैलोजन एटम, रहेगा कि नहीं रहेगा जी। तो आप निकालना चाहेंगे जबका टोटल मास निकालना चाहेंगे, आप किससे निकालना चाहेंगे, AgX के बेसिस पे मास निकालना चाहेंगे हैलोजन का। तो कुछ नहीं है, AgX का जितना नंबर ऑफ मोल है उतना ही हैलोजन का ही मोल रहेगा। तो आप आराम से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे जी, तो आप एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका जी हैलोजन का, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgX को, तो आराम से आपका निकल के आ जाएगा। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, मास ऑफ AgX डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX, ये क्या देगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgX देगा जी का। अब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे जी, तो एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन से। तो एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन से मल्टीप्लाई करते ही आपको टोटल मास ऑफ हैलोजन ऊपर में निकल के आ गया, नीचे में क्या है, मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100% है, कर दिए, आराम से निकल के आ जाएगा जी का, है ना। उसी तरीके से मास ऑफ जैसे क्लोरीन निकालना है तो क्या होगा, मास ऑफ क्लोरीन के लिए AgCl का मास, तो मास ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय AgCl का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 143.5 होता है, तो उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl दे देगा, और इनटू क्या 35.5 हो गया आपका जी, है ना। तो ये क्या निकल के आ गया ऊपर में जी, क्लोरीन का मास निकल के आ गया, नीचे में क्या मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 है, यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, तो टोटल परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकल के आ जाएगा। ब्रोमीन के केस में निकालना चाहते हैं तो मास ऑफ AgBr, है ना, मास ऑफ AgBr, या फिर लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgBr, ठीक है ना। अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgBr कैसे निकलेगा, मास ऑफ AgBr है ये 188 जो दे रखा है, ये एक्चुअली AgBr का मॉलिक्यूलर मास है। तो आप अगर इसमें से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgBr निकल के आ जाएगा, है ना। उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 80 होता है ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंटेज ऑफ आपका क्या होगा, क्या निकल के आएगा आपका, ब्रोमीन। उसी तरीके से आयोडीन के लिए भी आया, बात समझे ना। अरे आसान मेथड है कि नहीं जी, बहुत आसान है ना, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ खास नहीं, मोल कंसेप्ट पढ़े हुए ना, तो आप सारा का सारा क्वेश्चन इसका कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। सल्फर का एस्टिमेशन कैसे करते हैं, सल्फर को कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं, तो इसका जरा देखिएगा ध्यान से, ये भी बहुत आसानी है, कोई डिफिकल्ट नहीं, टफ नहीं है, ठीक है ना। फिर से क्या करेंगे, इसको, इसका भी नोन मास ले लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें क्या है सल्फर प्रेजेंट है। अब उसको कैरियस ट्यूब में ही हम लोग रिएक्शन कराएंगे, कैसे करेंगे इज हीटेड विथ फ्यूमिंग HNO3, फ्यूमिंग HNO3, है ना, और सोडियम पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ BaCl2। BaCl2 सॉल्यूशन के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, कैरियस ट्यूब में फ्यूमिंग HNO3 लेंगे। फ्यूमिंग HNO3 कहने का सेंस है जो बड़ा इजीली फ्यूम हो जाता है, मीन्स क्या उड़ जाता है ना, जो क्या एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा, समझ में आ रही बात है जी, है ना।
फ्यूम जो हो जाएगा इजीली, समझे ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूमिंग HNO3 बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से देख सकते हैं आपका जी सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू H2SO4। HNO3 का काम होता है ऑक्सीडाइज करने का, Na2O2 का भी काम ऑक्सीडाइज करने का, तो ये क्या करेगा, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, जब का SO4 में, ठीक है ना। तो अब ये H2SO4 बना है और पहले से BaCl2 का सॉल्यूशन था, तो ये BaCl2 और H2SO4 कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, BaSO4 बनाएगा, और ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, जो प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा। आराम से उसको फिल्ट्रेट करके क्या करेंगे, ड्राई करके वेट कर लेंगे, है ना। कोई दिक्कत है किसी को भी, मतलब इस प्रोसेस में क्या करेंगे जी, कैरियर से एक ट्यूब लेंगे, उस ट्यूब में क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डालेंगे, है ना, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को ले लेंगे जिसका, है ना, वो भी फ्यूमिंग टाइप का रहना चाहिए, और सोडियम पेरोक्साइड को ले लेंगे, BaCl2 का सॉल्यूशन ले लेंगे। इससे क्या होगा वहाँ पे कि जो भी सल्फर रहेगा वो ऑक्सीडाइज होगा जाएगा किसमें, H2SO4 में। H2SO4 में जैसे ऑक्सीडाइज होगा तो सॉल्यूशन किसका था, BaCl2 को था, उससे कंबाइन करेगा तो BaSO4 बनाएगा, BaSO4 बना लिया, है ना, उसको आराम से फिल्टर कर लेंगे, ड्राइड कर लेंगे, वेट कर लेंगे, ठीक। और अब इसके साथ क्या करेंगे देखिएगा, वही जो सेम प्रोसेस था, तो वही मास ऑफ सल्फर बाय मास ऑफ कंपाउंड। तो मास ऑफ सल्फर कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सल्फर निकालने के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या करेंगे, BaSO4 निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaSO4 निकालने के लिए मास ऑफ BaSO4 जो आपको निकल के आएगा, जो वेट किए थे लास्ट में, उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, जो मॉलिक्यूलर मास जो भी रहेगा 233 यहाँ पे दे रखा है, तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, और एक आपको BaSO4 में एक ही सल्फर एटम है, तो एक सल्फर एटम के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100%, तो निकल के आ जाएगा सल्फर का, ठीक है ना जी। चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस है। इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, समझे ना। एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस मतलब फॉस्फोरस का परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, अननोन मास ऑफ कंपाउंड इज हीटेड विथ फ्यूमिंग HNO3 इन कैरियस ट्यूब। कैरियस ट्यूब में क्या करेंगे, रख करके नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को और फ्यूमिंग HNO3 के साथ हीट करेंगे, विच कन्वर्ट्स फॉस्फोरस इनटू फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया है। इट इज प्रेसिपिटेटेड एज, जैसे कि उस केस में H2SO4 था, वो प्रेसिपिटेट किया गया था किसके द्वारा, BaCl2 के द्वारा। तो यहाँ पे H3PO4 भी प्रेसिपिटेट किया जाएगा किसके द्वारा, प्रेसिपिटेटेड एज अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट NH4 का होल 3PO4.12MOO3 बाय एडिंग अमोनिया एंड अमोनियम मोलिब्डेट। अमोनिया और अमोनियम मोलिब्डेट को ऐड करेंगे उस सॉल्यूशन मिक्सचर में, तो क्या होगा, जो भी फॉस्फोरिक एसिड बना था वो सारा प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएगा। मतलब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस था वो सबसे पहले ऑक्सीडाइज हो गया आपका जी, है ना, वो सबसे पहले ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, हाँ, फॉस्फोरिक एसिड में। और वो फॉस्फोरिक एसिड क्या होगा आपका जी, वो प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा। कैसे बैठेगा जी आपका, तो अमोनिया क्या होगा आपका, अमोनिया एंड अमोनियम मोलिब्डेट जो होगा ना, वो क्या करेगा, उसको प्रेसिपिटेट के नीचे बैठा देगा, ठीक है। पंपुस 2-4 नींद ले लिए नहीं जी, ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना। तो आपको फिर वही प्रोसेस लगाना पड़ेगा, सेम प्रोसेस, कि आपको परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस चाहिए, तो मास ऑफ फॉस्फोरस बाय कंपाउंड, है ना, मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100%। मास ऑफ फॉस्फोरस कैसे निकालेंगे, तो देख सकते हैं यही प्रेसिपिटेट बन के बैठा है जी, इसके एक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फोरस का एटम है, कोई दिक्कत है। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड पता चल जाएगा तो आराम से क्या कर सकते हैं जी, उसमें एक से पहले मल्टीप्लाई करेंगे फॉस्फोरस की संख्या के लिए। अब फॉस्फोरस का मास कितना होता है, 31 होता है, तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग जी, तो मास ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट निकाल दिए जिसका बाय आपका मॉलिक्यूलर मास, है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, है ना, उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल आपका उसका निकल जाएगा। और फिर एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस, एटॉमिक मास फॉस्फोरस का कितना होता है, 31 होता है। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 1870 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा है, समझे ना। फिर आराम से निकाल देंगे हम लोग, है कि नहीं। तो ये एक आपको मेथड है, आसान मेथड है, समझे ना। बस कुछ नहीं है, सब कुछ रहेगा दिया हुआ, आपको बस डाटा रहेगा निकालना, वही डाटा निकालना
थोड़ा टफ हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब आपको जैसे कैरियस ट्यूब का नहीं पता है, कैरियस मेथड नहीं पता है, समझ रहे हैं जी? कुछ है क्या मेथड, कोई खास मेथड है क्या? नहीं जी, अरे कोई बहुत बड़ा मेथड तो है नहीं, बस एक नाम है जो बस आपको जानना जरूरी था आपको, कैरियस मेथड। कैरियस मेथड नाम सुनेंगे तो सोचेंगे भाई कोई मेथड होता होगा, है ना? अब कोई मेथड होता होगा, नहीं जानते थे तो वहीं पे आप छोड़ देंगे, जाओ ये नहीं पढ़े टॉपिक, ये टर्म ही नहीं पढ़े तो इसका क्वेश्चन बनाना फालतू का बेवकूफ़ी होगा, चलो छोड़ो इसको। लेकिन है कितना आसान क्वेश्चन, सारा चीज़ तो बनना है, वो कॉन्सेप्ट सही, बस वो प्रोसेस का नाम दे रखा है, ठीक है ना? चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं जी। नेक्स्ट देखिएगा एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एस्टिमेशन जो करेंगे वो दो प्रोसेस लगा के कर सकते हैं, एक है ड्यूमास मेथड और एक होता है पाजी जेल्डाल्स मेथड, समझे ना? तो ड्यूमास मेथड हो गया और एक जेल्डाल्स मेथड हो गया। इस प्रोसेस के जरिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं। चलिए ड्यूमास मेथड के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ड्यूमास मेथड क्या होता है। फिर से इसमें देखिए, और नोन मास ऑफ कंपाउंड इज हीटेड विथ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 विच गिव्स फ्री नाइट्रोजन अलॉन्ग विथ CO2 एंड H2O। मतलब कॉपर ऑक्साइड के वजह से क्या करेंगे, हीट करेंगे, वहाँ पे CO2 भी रहेगा, ठीक है ना? इससे हुआ क्या कि ये जो कंपाउंड है ये आपको कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो CO2 H2O बनाएगा और आपको नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा, है ना? कॉपर रिलीज करेगा, ठीक है ना? अब CO2 को H2O को आराम से हम लोग जो यूजुअल मेथड के द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे CO2 को CO2 को क्या करेंगे हम लोग जी, KOH के सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब करा सकते हैं। H2O को क्या कर सकते हैं, एनहाइड्रस CaCl2 के ऊपर में क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब करा सकते हैं, समझे बात? तो ये सही गायब हो गया, ये तो सॉलिड फॉर्म में, तो ये तो आपका ऐसे ही हटा हुआ रहेगा। नाइट्रोजन रहेगा प्योर गैसेस फॉर्म में, तो जो गैसेस फॉर्म में जो सिर्फ मिलेगा ये सब प्रोसेस के बाद वो क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही रहेगा। तो आराम से उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको इन केस की कॉपर ऑक्साइड की वजह से अगर नाइट्रोजन भी ऑक्सीडाइज हो गया है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में, तो वो टूट जाएगा। कैसे टूटेगा आपका जी, द गैसेस मिक्सचर इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर गॉज, है ना? वही कॉपर गॉज क्या करेगा जी, नाइट्रोजन ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। और जो आपको गैस मिलेगा वो पूरी तरीके से प्योर रहेगा आपका जी। किस रूप में रहेगा, तो पूरी तरीके से क्या रहेगा, नाइट्रोजन आपको क्या होगा, गैस के रूप में रहेगा। जैसे कि इसका प्रोसेस देख सकते हैं, क्या है इसका प्रोसेस देख लीजिएगा। CO2 इधर से पास कराया गया है ना, कॉपर गॉज ले लिया गया है। कॉपर गॉज मतलब CO और प्लस आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। अब इसको हीट करना हम लोग को फर्नेस है, फर्नेस का मतलब होगा आपका जिसके अंदर में हीट करेंगे, है ना। कोर्स CuO, ठीक है ना। फिर आपका क्या है, रिड्यूस्ड कॉपर गॉज, ठीक है ना। देख सकते हैं ना कि यहाँ पे जो कॉपर जो आपको रिड्यूस होकर के मिला था जी, अरे ये मिला था कॉपर, है ना, तो रिड्यूस्ड कॉपर गॉज होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ से जो भी गैस निकल के आया है उसको किस में पास करा देंगे आपका जी, तो ये जो रहेगा सॉल्यूशन उसमें पास करा देंगे, जो कि क्या है, KOH का सॉल्यूशन है, जो CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा जी, है कि नहीं जी, है ना। उसके बाद देखिएगा तो इसमें जो भी ऊपर में गैस मिलेगा वो कौन सा गैस रहेगा, नाइट्रोजन गैस रहेगा, ठीक है ना। वो उसको भी हम लोग एब्जॉर्ब कराएंगे जी, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कराएंगे। वाटर वेपर को शायद नहीं दिया हुआ यहाँ पे, लेकिन वाटर वेपर को भी एब्जॉर्ब कराएंगे, ठीक है ना जी, है ना। तो इस प्रकार से क्या मिल जाएगा आपको जी, वो नाइट्रोजन का परसेंटेज वगैरह मिल जाएगा। बाकी जो प्रोसेस होता है ना, बाकी जो मान लीजिए प्रोसेस होता है निकालने का, वो तो निकाल ही देंगे, क्योंकि गैसेस स्टेट में मिला है तो वही PV = nRT वाला कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग निकाल देंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में कल के क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे, और जेल्डास मेथड के बारे में क्या करेंगे फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और फिर ये टॉपिक हो जाएगा पूरी तरह से खत्म, ठीक है। चलिए।